हाँ बच्चों देखो, अभी हमने वृत्ताकार धारावाही लूप पर चुंबकीय बलागुण के कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसके हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो देखो पहले इसका एक कॉमन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, देखो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। इसमें हमको दे रखा है कि कोई वृत्ताकार धारावाही रिंग है ना, कोई वृत्ताकार धारावाही रिंग है या वृत्ताकार धारावाही लूप है। इसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r और I धारा पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब कंप्लीट धारावाही लूप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर समरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B लगाया है जो इसकी सतह के समानांतर है। तो ऐसा कोई समरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B लगाया है। और चलो अब इस रिंग को हमने छोड़ दिया है ना, रिंग को रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि छोड़ने के जस्ट बाद इस फ्रेम पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा वो देखना है। और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस बलागुण के कारण छोड़ने के जस्ट बाद इस रिंग का कोणीय त्वरण अल्फा कितना होगा वो ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक, कोई कंप्लीट धारावाही वृत्ताकार लूप है, मतलब कोई रिंग है ना, इस पर हमने समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी लगाया जो शुरू में तल के समानांतर है। ठीक, तो बस सबसे पहले हमको पूछा है कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्ताकार धारावाही लूप पर चुंबकीय बलागुण कितना लगेगा वो देखना है। बस पूरा आविष्कार करने की जरूरत नहीं है ना, हमको डायरेक्ट रिजल्ट पता है ना। तो हमको डायरेक्ट पता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होता है, NIAB साइन थीटा। तो बोल सकते हैं कि इस लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण NIAB साइन थीटा होता है। उसमें बाकी सबके तो मान रख देंगे, बाकी सबसे मेन चीज है इसमें थीटा, है ना। सबसे मेन चीज इसमें थीटा, और तुमको चमका के बताया था कि इसमें थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सतह के साथ नहीं, है ना। इसमें थीटा चुंबकीय क्षेत्र का सतह के साथ नहीं, इसमें थीटा चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण होता है, मतलब एरिया वेक्टर के साथ कोण होता है। तो देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में है। अब हमको देखना है कि इसका एरिया वेक्टर किस दिशा में होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि एरिया वेक्टर इसकी तल के अभिलंबत होगा, लेकिन अभिलंबत रूप से बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो बस धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे ना, तो बताओ धारा इस दिशा में बह रही है ना, तो बस धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है ना। हमको पता है कि धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है। मतलब इसका एरिया वेक्टर तल के अभिलंबत तो होगा, लेकिन अभिलंबत रूप से बाहर की ओर, मतलब डॉट दिशा में होगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, मतलब इसका अभिलंब या एरिया वेक्टर तल के लंबवत रूप से बाहर की ओर होगा। तो बस अब तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि होता है इसका एरिया वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण 90 होगा, तो थीटा 90 हो जाएगा। ठीक, तो बस अब इस फ्रेम पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण निकाल सकते हैं, NIAB साइन थीटा। तो n तो घेरों की संख्या 1 है ना, एक ही घेरा है, तो n तो घेरों की संख्या 1, I बहने वाली धारा, A लूप से परिबद्ध क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्ताकार लूप है ना, तो वृत्ताकार लूप से परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर। B लगाया गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इंटू साइन थीटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण 90 और साइन 90 कितना होता है 1। तो बस हम बोल सकते हैं कि छोड़ने के जस्ट बाद इस लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा, I इंटू पाई r स्क्वायर इंटू बी। तो छोड़ने के जस्ट बाद इस लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण इतना होगा। ठीक, अब देखो ये तो चुंबकीय बलागुण का मान आ गया है ना, तो ये तो चुंबकीय बलागुण का मान आ गया। अब हमको चुंबकीय बलागुण की दिशा देखनी है। तो बलागुण की दिशा देखने का दो तरीके हैं, एक तो मूर्खों टाइप से बल की दिशा देखो और उससे बलागुण की दिशा देखो, और दूसरा तरीका है कि A क्रॉस B से करो। चलो
पहले हम गधों टाइप से बल के आधार पर बलागुण की दिशा देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा लगा रखा है ना, तो एक्सट्रीम राइट वाले एलिमेंट और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट पर चुंबकीय बल किधर लगेगा वो देखते हैं। पहले इस पर चुंबकीय बल देखना है, थप्पड़ ढोल लगाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, धारा की दिशा में अंगूठा। तो इस पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब अंदर या क्रॉस दिशा में लगेगा। और इस पर देखना है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, धारा की दिशा में अंगूठा। तो इस एलिमेंट पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब बाहर की ओर लगेगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि इस एलिमेंट पर बल बाहर की ओर लगेगा, तो ये वाला एलिमेंट थोड़ा सा बाहर मतलब ऊपर की ओर घूम जाएगा और ये एलिमेंट थोड़ा नीचे की ओर घूम जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लूप का ये वाला भाग थोड़ा ऊपर घूम जाएगा और ये भाग नीचे घूम जाएगा। मतलब इस पूरे पूरे लूप पर इस दिशा में घुमाने वाला चुंबकीय बलाघूर्ण लगेगा। ठीक है, तो एक तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है। तो याद रखना कि अब अगर हमको चुंबकीय बलाघूर्ण की दिशा पूछे तो मूर्खों टाइप से इतना सारा सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो मैंने बताया था कि अब अगर चुंबकीय बलाघूर्ण की दिशा पूछे तो उसके लिए वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो चुंबकीय बलाघूर्ण है वो A क्रॉस B पर निर्भर करता है, इसलिए चुंबकीय बलाघूर्ण की दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर घुमाने वाली होगी। ठीक है, तो तुम बताओ कि इस लूप का एरिया वेक्टर इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र B इस दिशा में है ना। देख सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर मतलब A वेक्टर इस दिशा में और बाएं चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। तो बताओ बलाघूर्ण की दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर घुमाने वाली होगी ना। तो A वेक्टर ऐसा और B वेक्टर ऐसा है, तो बलाघूर्ण की दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर मतलब ऐसे घुमाने वाली होगी। तो बलाघूर्ण की दिशा ऐसे घुमाने वाली होगी, मतलब बलाघूर्ण के कारण पूरी पूरी फ्रेम इस दिशा में घूम जाएगी। ठीक, ये हम इजीली बोल सकते हैं। ठीक, तो दोनों से आंसर वही आ रहा है। बाकी याद रखना कि A वेक्टर ऐसा है, B वेक्टर ऐसा है, तो बलाघूर्ण की दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर तो ऐसे घुमाने वाली होगी। तो बस ये वाला भाग तो ऊपर उठ जाएगा और ये वाला भाग अंदर दब जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, या देखो अगर बलाघूर्ण की दिशा किताबी शब्दों में प्रदर्शित करनी हो तो उसके लिए तुमने रिजिड बॉडी में पढ़ा होगा कि बताओ बलाघूर्ण की दिशा ऐसे घुमाने वाली है तो अंगूठा ऊपर की ओर है, मतलब इसकी बलाघूर्ण की दिशा अक्षीय रूप से ऊपर की ओर होगी। वो सब समझते हो। बाकी हम तो ये बोलेंगे कि बलाघूर्ण की दिशा ऐसे घुमाने वाली होगी, मतलब वायर का ये भाग तो ऊपर उठ जाएगा और ये भाग अंदर की ओर दब जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। तो बस छोड़ने के जस्ट बाद लूप पर लगने वाला बलाघूर्ण तो इतना आ गया। अब हमको देखना है कि छोड़ने के जस्ट बाद इस रिंग का कोणीय त्वरण अल्फा कितना होगा वो देखना है। बस उसके लिए हम सिंपली न्यूटन का सेकेंड नियम लगा देंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। उसी के सिमिलर घूर्णन गति का न्यूटन लॉ क्या होता है, परिणामी बल की जगह परिणामी बलाघूर्ण बराबर द्रव्यमान m की जगह जड़त्वाघूर्ण I और त्वरण a की जगह अल्फा। बस छोड़ने के जस्ट बाद कोणीय त्वरण पूछा है ना, तो उसके लिए पहले छोड़ने के जस्ट बाद इस पर चुंबकीय बलाघूर्ण देखेंगे, वो तो I पाई r स्क्वायर इंटू बी आ गया। और छोड़ने के जस्ट बाद कोणीय त्वरण पूछे तो उसके लिए वही कि जैसे परिणामी बल को खोल करके हम द्रव्यमान इंटू त्वरण लिखते हैं, वैसे ही परिणामी बलाघूर्ण को खोल करके हम क्या लिख देंगे, I इंटू एल्फा। I को उधर ट्रांसफर करो तो कोणीय त्वरण एल्फा कितना आ गया, I पाई r स्क्वायर बी अपन जड़त्वाघूर्ण I। ये तो कोणीय त्वरण इतना आ गया। अब I इसका जड़त्वाघूर्ण, उसके लिए हमको देखना होगा कि फ्रेम किस अक्ष सापेक्ष घूमेगी वो देखना है। तो तुम बताओ कि इस बार ये जो रिंग है वो पूरी तरह से फ्री है ना, कहीं से भी हिंज नहीं कर रखा है। तो रिंग पूरी तरह से फ्री है, तो तुम आराम से बताओ कि ये भाग ऊपर उठ जाएगा और ये भाग नीचे दब जाएगा।
तो रिंग घूमेगी और तुम देखते बताओ कि रिंग किस अक्ष सापेक्ष घूमेगी, इस ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष घूमेगी। तो ये हम अपने लॉजिकली बोल सकते हैं यार, है ना, बोल सकते हैं कि बलागुण के कारण ये भाग ऊपर उठ जाएगा और ये भाग नीचे दब जाएगा। तो तब रिंग जो घूमेगी वो किस अक्ष सापेक्ष घूमेगी, इस ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष घूमेगी, ठीक ना। बस ये रिंग इस ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष घूमेगी, तो आई भी क्या होगा, रिंग का इस ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण। और ये तुमने 11th में पढ़ा होगा कि रिंग का इस सेंट्रल अक्ष सापेक्ष तो जड़त्वाघूर्ण mr² होता है, लेकिन इस ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण mr²/2 होता है। तो लिख देता हूँ कि रिंग पूरी तरह से फ्री है, तो इस बार इस ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष घूमेगी, तो आई इस रिंग का ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण होगा, और रिंग का व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण mr²/2 होता है। ये r² से r² कैंसल, तो 2 पाई आई बी अपन नीचे कितना आ गया m, ये कोणित त्वरण आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना इसमें कि रिंग किस अक्ष सापेक्ष घूमेगी वो ध्यान रखना। तो रिंग पूरी तरह से फ्री है, बताओ ना, रिंग पूरी तरह से फ्री है, तो ये भाग ऊपर उठ जाएगा और ये भाग नीचे चला जाएगा। तो रिंग घूमेगी तो अपने इस ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष घूमेगी, ठीक। लेकिन अगर रिंग फ्री नहीं होती, अगर रिंग को इस वाले अक्ष पर हम हिंज कर देते हैं, तब तो मजबूरी, रिंग फ्री नहीं होती, रिंग को इस वाले अक्ष पर हिंज कर देते हैं, तब तो रिंग मजबूरी में इस अक्ष सापेक्ष घूमती, तो फिर जड़त्वाघूर्ण इस अक्ष सापेक्ष लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में रिंग पूरी तरह से फ्री है, तो बस पूरी तरह से फ्री है, तो ये भाग ऊपर उठ जाएगा, नीचे दब जाएगा, तो इस बार रिंग अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष घूमेगी। ये हमको लॉजिकली देखना था।